हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पादप जगत का पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू के बारे में। पिछले वीडियो में हम पादप आकार की प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं। उससे भी पहले पादप के वर्गीकरण के बारे में पढ़े थे। इस तरीक़ा से और एक दो वीडियो के बाद आपका पूरा बोटनी ख़त्म हो जाएगा। ये छठा या सातवां सीरीज है प्लांट किंगडम का, पादप जगत का। और उसके बाद तो फिर हम लोग जूलॉजी में चढ़ेंगे, जंतु विज्ञान में, और पूरा जंतु विज्ञान को भी इसी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। तो ये प्लांट हमारे सारे एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजेबल हो जाता है, तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और तब इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपका एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अचानक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने से उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये देखने के बाद आपको बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा वीडियो देखने के साथ साथ ही। और साथ ही साथ मैं आपको क्वेश्चन भी पूछते चलूँगा। इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसको भी मैं पूछूंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या बीपीएससी प्री हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लांट टिश्यू, सबसे पहले ऊतक के बारे में जानते हैं। ऊतक क्या होता है? समान कोशिकाओं से बना हुआ होता है और समान कार्य के लिए, तो ही मैंने लिखा है समान उत्पत्ति और समान कार्य के लिए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? हम ऊतक कहते हैं। तो ही पौधों के कोशिकाओं के समूह को हम प्लांट टिश्यू यानी कि पादप ऊतक कहेंगे, प्लांट टिश्यू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से ऐसे राइज हो सकता है कि पादप ऊतक क्या होता है। उसके बारे में 4 कथन दिया रहेगा कि समान कार्य और समान उत्पत्ति के लिए कोशिकाओं का समूह है, या फिर ऐसे करके 3-4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना जरूरी है। अब पादप ऊतक के बारे में आगे समझते हैं कि इसके अध्ययन को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। याद रखिएगा, ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। और ऊतक शब्द का नामकरण मायर ने किया और उसका आविष्कार कौन किए थे? बीचट। ऊतक शब्द का नामकरण किए थे बीचट और नामकरण किए थे मायर। और इस ऊतक हिस्टोलॉजी के एक तरह से ये आविष्कारक है मार्सेली मालपीघी। इनको उसका जनक भी कहा जाता है। मार्सेली मालपीघी को हिस्टोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो कभी कभी इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, एसएससी हो या रेलवे हो, तो इसलिए इसको जानना जरूरी था। हिस्टोलॉजी का क्या हो जाएगा? अगर जनक पूछेगा तो मार्सेली मालपीघी, इसका नामकरण मायर किए थे, और ऊतक के आविष्कारक कौन थे? बीचट थे। ये सब हम लोग ऊतक के बारे में समझे। अब आगे चलिए। ऊतक पादप ऊतक जो होता है 2 तरह का। एक होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू यानी कि विभाज्योतिकी ऊतक। ऊतक जो है विभाजन के आधार पर उसको 2 भागों में बांटा गया, एक विभाज्योतिकी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। और पहला है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो विभाजन के आधार पर बनाया गया। ये जो होता है विभाज्योतिकी ऊतक ही बाद में जाकर के अस्थायी ऊतक बनता है, कुछ समय के बाद अस्थायी ऊतक बन जाता है। तो विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसका भी प्रकार है 3 तरह का। चलिए समझते हैं। पहला हमारा विभाज्योतिकी ऊतक के बारे में कि बार बार सूत्री विभाजन होता है। इसमें बार बार सूत्री विभाजन, जिसको मिटोसिस बोलते हैं। तो ये सूत्री विभाजन के बाद, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा विभाज्योतिकी यानी कि विभाजन। बार बार विभाजन होने के बाद ये ऊतक का निर्माण होता है। और इसमें हमारा 3 तरह का होता है। जो मेन पॉइंट है हम लोग कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आईएससी का या फिर 9th-10th का बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग कंपटीशन के लिए समझ रहे हैं। तो शीर्षस्थ ऊतक, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी, यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं? पहला कि शीर्षस्थ ऊतक क्या होता है? जड़ तना के शीर्ष भाग की प्राथमिक वृद्धि में सहायक होता है। याद रखिएगा, जड़ और तना के शीर्ष भाग में, और उसके प्रारंभिक वृद्धि जो होता है उसमें कौन सहायक होता है? शीर्षस्थ, जिसको एपिकल बोलते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है एक बार एग्जाम में कि जड़ तना के शीर्ष भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो ऑप्शन रहेगा शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ या अंतर्वेशी, या फिर इसी को इंग्लिश में लिखा रहेगा एपिकल, लेटरनल के इंटरनोड। तो हमारा क्या हो जाएगा? एपिकल हो जाएगा यानी कि शीर्षस्थ। उसके क्या होता है? शीर्ष भाग के प्राथमिक वृद्धि में यह सहायक होता है। और तब बाद में जाकर के यही अस्थायी ऊतक भी बनाता है। क्या बनाता है? परमानेंट टिश्यू। ये भी शीर्षस्थ भी। तो पौधों के वृद्धि में कौन सहायक है? लंबाई के वृद्धि में शीर्षस्थ। और पार्श्वस्थ, नाम से लग रहा है लेटरल, ये जो द्वितीय वृद्धि में सहायक होता है, या फिर पौधे के पार्श्व यानी कि मोटाई में पार्श्वस्थ द्वारा। इसमें संवहन ऊतक बनते हैं। याद रखिएगा, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बनता है? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो इसी में बनता है, किसमें? पार्श्वस्थ ऊतक में। और ये द्वितीय वृद्धि में सहायक होता है, इससे चौड़ाई में वृद्धि होती है। और कैम्बियम, जो संवहन ऊतक में कैम्बियम पाया जाता है, कैम्बियम, वो हमारा पार्श्वस्थ ऊतक एक प्रकार का है। आगे है अंतर्वेशी, अंतर्विष्ट। ये क्या है? इंटरनोड जिसको बोलते हैं। ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व में वृद्धि करके, पत्ती जो होता है उसके आधार में, और टहनी या तना जो होता है उसके पर्व में हमारा
वृद्धि करके अस्थायी ऊतक बनाता है। तो अंतर्वेशी अंतर्निहित से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, शीर्षस्थ और पार्श्वस्थ। इसके बारे में लेकिन अगर पूछ दे तो भी हम लोग जान के कहाँ पाया जाता है, पतियों का आधार में या टहनिक पर्व में। इसे कार्य का है वृद्धि करके या अस्थायी ऊतक बनाता है। तो 3 तरह का हो गया, शीर्षस्थ, पार्श्वस्थ और अंतर्वेशी। शीर्षस्थ लंबाई में वृद्धि, पार्श्वस्थ जो है चौड़ाई या मोटाई में वृद्धि, और संवहन ऊतक उसमें बनता है। तो ये हो गया हमारा विभाजक ऊतक। नाम से ही लग रहा है कि आपको बार बार इसमें विभाजन होता है, फिर अंत में जाकर के यही सब ऊतक जो है अस्थायी ऊतक बनते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा रूप एवं आकार निश्चित नहीं होगा, क्योंकि बार बार विभाजन हो रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा कि विभाजन का क्षमता ही नहीं होता है, अस्थायी ऊतक, इसीलिए इसको परमानेंट बोला जाता है, क्योंकि इसमें विभाजन नहीं होता है। इसके रूप एवं आकार जो है निश्चित होता है। अस्थायी ऊतक का रूप एवं आकार निश्चित होता है, और इसमें रसधानी, बड़ा कोशिका जो द्रव्य होता है उसमें इसमें रसधानी पाया जाता है, लेकिन इस विभाजक ऊतक में रसधानी नहीं पाया जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा विभाजक ऊतक के बारे में कथन सत्य नहीं है, बीपीएससी में पूछते, दरोगा में पूछते, या फिर कोई एग्जाम में पूछते। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा नॉलेज रखेंगे तो पता चलेगा। तो इसमें राजधानी पाया जाता है, इसमें राजधानी नहीं पाया जाता है। और देखिए इसको दो तरह से इसको भी बांटा गया, एक प्राथमिक अस्थायी ऊतक और एक द्वितीय अस्थायी ऊतक। तो हमारा शीर्षस्थ और अंतर्वेशी, शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जो है प्राथमिक अस्थायी ऊतक बनाता है, और ये जो पार्श्वस्थ है ये द्वितीय अस्थायी ऊतक बनाता है। याद रखिएगा, ये जो बनता है आगे अस्थायी ऊतक में कन्वर्ट हो जाता है द्वितीयक में, लेकिन पहला और तीसरा जो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी था ये प्राथमिक बनता है। अब आगे चलेंगे, अस्थायी ऊतक को भी तीन तरह से बांटा गया, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी, दो तरह से, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में। जटिल अस्थायी ऊतक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं सरल अस्थायी ऊतक। अब सरल अस्थायी ऊतक में तीन तरह का होता है, मृदु ऊतक, जिसको पहले इससे भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एसएससी में भी आए हुए हैं, रेलवे में भी आए हुए हैं, बीपीएससी में भी आए हैं। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, इसको क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ये क्या होता है, आपको मृदु ऊतक तीनों के डिफरेंस पूछ देता है या इसके बारे में, तो ध्यान समझिएगा। मृदु ऊतक जो है यहाँ पर क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण का क्रिया मृदु ऊतक में भी होता है, और संचय और स्राव होता है। संचय यानी कि भोजन का स्टोरेज, स्राव जैसे आप गोंद वोंद देखें ना, रेजिन गोंद ये सब, उसका स्राव मृदु ऊतक से ही होता है। और भोजन का एक तरह से यहाँ पर संचय भी होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी इसमें होता है। तो मृदु ऊतक के बारे में समझ गए, क्या क्या प्रकाश संश्लेषण का स्थान मृदु ऊतक, और संचय और स्राव यहाँ पर होता है। और एक चीज़ में लिखे हैं कि यह कहाँ पर, नए जड़ तना एवं पत्तियों के एपिडर्मिस एवं कॉर्टेक्स में पाया जाता है। एपिडर्मिस यानी क्या, बाहरी वाला हिस्सा जो है उसमें, और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। क्या, बाहरी जो नया जो जड़ तना बनता है उसमें, और बाहर के बाद वाला स्थान जो एपिडर्मिस कहलाता है उसमें, एवं कॉर्टेक्स में पाया जाता है। मेन है कि याद रखिएगा कि मृदु ऊतक पैरेन्काइमा जो है हमारा प्रकाश संश्लेषण, संचय और स्राव करता है, और साथ ही साथ हमारा कहाँ पाया जाता है अगर पूछेगा तो नए तने, जड़ एवं पत्तियों से। अब अगला है क्या, कोलेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक क्या है, यह तना जो नया तना बनता है उसके एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है, लेकिन यह जड़ में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, जो ये स्थूल कोण ऊतक है, कोलेन्काइमा है, जड़ में नहीं पाया जाता है। ये जो जड़ में भी पाया जाता था ऊपर वाला पैरेन्काइमा जड़ में भी पाया जाता था, लेकिन ये स्थूल कोण ऊतक जो है जड़ में नहीं पाया जाता है। इसका काम क्या है, सपोर्ट, माने पौधों को यांत्रिक सहारा देना और ट्रांसपोर्ट करना, भोजन का जो खनिज लवण होता है उसको ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, उसमें सहायक होता है कौन, स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेन्काइमा। अब दृढ़ ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा, ये क्या होता है, इसका है पौधों, ये दृढ़ नाम से ही लग रहा है, कठोर। इन तीनों में एक और अंतर है कि इसमें अंतर कोशिकीय स्थान इसके ऊतक में जो है, पहले वाले ऊतक में पैरेन्काइमा यानी कि मृदु ऊतक में अंतर कोशिकीय स्थान ज़्यादा होता है, इसमें उसके तुलना में कम होता है, और इसमें बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है, निग्लिजिबल। तो इसीलिए ये कठोर होता है, और ये पौधों को क्या करता है, बाहरी हिस्से में पाया जाता है, और चारों ओर पाया जाता है, पौधा चारों ओर पौधों में पाया जाता है, और यह उसकी रक्षा करता है, रक्षात्मक ऊतक इसीलिए इसको बोलते हैं, रक्षात्मक ऊतक इसलिए इसको बोलते हैं। कई डेल्टा अम्लीय चिपलापन में सहायक होता है, और पौधों के बाहरी परत में रक्षात्मक ऊतक का कार्य करता है। जैसे बीज और बीजावरण, बीज और फल के बीजावरण जो होते हैं उसमें भी ये ऊतक पाया जाता है, छाल में, या फिर रेशा, नारियल का रेशा है तो कोई भी रेशा वाला पौधा होगा ना तो उसमें ये स्क्लेरेन्काइमा ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मोटा मोटे हम तीनों के बारे में समझ गए। और स्क्लेरेन्काइमा हमारा जो है दृढ़ ऊतक, इसमें आपको
और ये कठोरता के लिए हो गया। क्वेश्चन अगर पूछ देता है तीनों में, कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रक्षात्मक ऊतक कौन कहलाता है, ये रक्षात्मक ऊतक का कौन सा कार्य करता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा, तो हमारा हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा। अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण कौन काम करता है तो पैरेन्काइमा। और स्थूल कोण ऊतक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है, ट्रांसपोर्ट का, खनिज लवण का, और यांत्रिक सहारा भी प्रदान करता है। तो ज़्यादातर इससे स्क्लेरेन्काइमा और पैरेन्काइमा से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बारे में आप तीनों के बारे में जान गया था, आप इससे समझ क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो अब इसके बाद चलिए हम जटिल ऊतक के बारे में समझते हैं। तो जटिल ऊतक में हमारा हो जाएगा कम्प्लेक्स टिश्यू में या दो प्रकार का हो जाएगा, जाइलम एवं फ्लोएम, जो कि हम लोग बचपन में पढ़े हैं। तो जाइलम या दारू जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा, दारू भी कहीं कहीं आ जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, दारू उसी का हिंदी नाम है जाइलम का। फ्लोएम या बास्ट भी इसको बोलते हैं, तो कहीं कहीं बास्ट दिया रहेगा तो उससे कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। अब चलिए, इसका पहले जटिल ऊतक का कार्य क्या होता है, या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। सरल ऊतक क्या होता है, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा। जटिल ऊतक दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बना होगा, उसको हम बोलेंगे जटिल ऊतक। अब इसका कार्य क्या हो जाएगा, जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थ का संवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो आपको जल एवं खनिज लवण का जो संवहन होता है, जड़ और तना से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का जो संवहन होता है वो जाइलम करता है। और वहाँ से जो फ्लोएम क्या करता है, उससे जो फूड बनता है, यानी कि जो भोजन बनता है, फूड, उस भोजन को क्या करता है, पौधों के चारों तरफ ये भेजता है फ्लोएम। पत्ती तक कौन पहुँचाता है, जल और खनिज लवण को, भोज्य पदार्थ को वहाँ तक पहुँचाता है, बनने के बाद फिर ये चारों तरफ पहुँचाता है फ्लोएम। तो इसके बारे में और चलते हैं, पढ़िए जाइलम के बारे में। जाइलम के बारे में इससे भी क्वेश्चन पूछे हैं। जाइलम 4 प्रकार का होता है। जाइलम में 4 तत्व होते हैं, 4 चीज़ों से मिलकर के बना होता है जाइलम। वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक, ट्रैकेट्स जिसको बोलते हैं। यह क्या करता है कि जल को तना द्वारा पौधों तक पहुँचाता है। कौन, वाहिकाएं। और वाहिकाएं क्या करता है, जड़ से, यह तना से जल को पहुँचाता है पत्ती तक, लेकिन यह जड़ से क्या करता है, आपको जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है। कौन, वाहिकाएं। वाहिकाएं क्या करता है, जड़ को तना से पहुंचाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जाइलम को कौन सा हिस्सा आपको तना से जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा, वाहिकाएं हो जाएगा, ट्रैकियाइड इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट है वाहिकाएं, जड़ से पत्ती खनिज एवं लवण को पहुंचाता है। तीसरा है जाइलम तंतु, ये क्या करता है, सिर्फ यांत्रिक सहारा देता है, सहारा देता है पौधों को या ऊतक को, जाइलम ऊतक को यांत्रिक सहारा, यानी कि उसको मजबूती प्रदान करता है। जाइलम मृदुतक, ये जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह का कार्य करता है। ये क्या करता है, जाइलम मृदुतक भोजन संग्रह का कार्य करता है। तो ये वाहिकाएं और वाहिकाएं में याद रखिएगा। और फ्लोएम भी इसी तरीका से है, फ्लोएम है वास्ट। इसका कार्य क्या है हमारा, अभी मैंने आपको बताया कि जो भोजन बनता है पत्तियों द्वारा, उसको आप चारों तरफ भेजेगा। अब इस बीच 4 प्रकार का हो गया, चालनी कोशिकाएं, सिप ट्यूब्स, चालनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम तंतु और पैरेन्काइमा। तो इसमें क्या करता है, चालनी कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है कि यहाँ पर भोजन का निर्माण होता है और यहाँ से जो भोजन बनता है वो चारों तरफ फैलता है। चालनी कोशिकाएं में भोजन बनता है। फिर सहकोशिकाएं क्या करता है, भोजन पदार्थ का संवहन में सहायक होता है। कैंपेनियन सेल्स क्या करता है, भोजन पदार्थों का संवहन में होता है। यह एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाया जाता है, केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में, आपको जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में नहीं पाया जाएगा। फ्लोएम तंतु, ये भी क्या करता है, फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन, फ्लोएम तंतु। और फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यह भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक है। यह भी हमारा जो है भोज्य पदार्थ के संवहन में सहायक है। मृदुतक पैरेन्काइमा भी, यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा भी। अब चलिए वार्षिक वलय क्या होता है, जिससे पौधों का आयु पता चलता है। वार्षिक वलय से पौधों की आयु पता चलता है। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, याद रखिएगा। वार्षिक वलयों को अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, या जिससे पौधों की आयु पता किया जाता है उस विधि को क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। यदि आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत इंफॉर्मेटिव है और सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब है ये पैरेन्काइमा, इसके बारे में। और कॉर्क और कैम्बियन एक क्वेश्चन पूछता है, जिसको हिंदी एधा भी बोलते हैं। एधा यह पौधों के द्वितीयक वृद्धि में सहायक होता है। कॉर्क का निर्माण जो है कैम्बियन द्वारा ही होता है। कैम्बियन क्या है, जिसको हिंदी में एधा भी बोलते हैं, यह क्या करता है, पौधों के द्वितीयक वृद्धि में
उसकी मोटाई में, उसके द्वितीयक वृद्धि में सहायक होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कैम्बियम के बारे में, अभी हम लोग पहले भी पढ़े हैं आपको पार्श्वस्थ ऊतक में, पार्श्वस्थ विभाज्योतिक ऊतक में उसे पढ़े हैं कि कैम्बियम उसका एक एग्जाम्पल है और द्वितीय वृद्धि में सहायक होता है। तो चलिए हम इससे संबंधित जो पढ़े हैं उससे संबंधित और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं कि आप कितना उसको कवर किए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इतना पढ़ने के बाद आप इसको, अब क्वेश्चन को देखिए कितना आपको समझ में आया, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और अब आप ऑब्जेक्टिव बुक से जाकर क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर सब्जेक्टिव बुक से भी साइंस पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, चाहे वो बायोलॉजी के स्टूडेंट हों या ना हों। और जितना जरूरी है उतना ही हम लोग पढ़ भी रहे हैं। पहला क्वेश्चन, वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन है कि वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम कि कॉर्टेक्स। अभी मैंने पढ़ा कैम्बियम, कैम्बियम क्या है, द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी। अभी हम लोग पढ़े हैं कैम्बियम क्या है, द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। अगला है कि व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है, जाइलम से, फ्लोएम से, संवहन कैम्बियन से कि कॉर्क कैम्बियन से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियन से क्या प्राप्त होता है, व्यापारिक कॉर्क। आप लोग बोतल उतल में देखें ना, कॉर्क द्वारा उसको ढक्कन ऊपर से लगाया जाता है, कॉर्क द्वारा उसको बंद किया जाता है, तो वो जो व्यापारिक कॉर्क उसको कहा जाता है, तो किससे प्राप्त होता है, कॉर्क कैम्बियन से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है कि पादपों में जल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, जाइलम, फ्लोएम, पीथ की कॉर्टेक्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जाइलम। ज से जाइलम और ज से जल और खनिज लवण। और अगर फ्लोएम कहेगा तो फूड, FWD फूड मतलब भोजन होता है ना, तो फूड को क्या करता है, भोजन को जो बनता है उसको चारों तरफ फैलाता है, कौन, फ्लोएम हमारा। अगला है कि निम्नलिखित में किस किस सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, वृद्धि वलय। तो ऑप्शन है अंतःरंभीय एधा के द्वारा, अंतःविष्ट एधा के द्वारा, बाह्यरंभीय एधा के द्वारा, प्राथमिक एधा के द्वारा। तो अंतःरंभीय एधा, अंतःरंभीय एधा ये क्या होता है, अंतःरंभीय एधा। कैम्बियन को मैंने बताया ना कि हिंदी में, ये भी एक तरह का कैम्बियन ही है, कैम्बियन का हिंदी है। अंतःरंभीय एधा के द्वारा क्या होता है हमारा, किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है, इसके सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट करके हमको आंसर दीजिएगा, इसको हम पहले वीडियो में आपको पढ़ाए हुए हैं। क्वेश्चन है कि ऑर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है। ऑप्शन है पहला प्ररोह में, मूल में, पत्ती में कि पुष्प में। प्ररोह, मूल यानी कि जड़। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ऑर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है, कहाँ पर, मूल, प्ररोह में कि मूल या जड़ में। पहला ऑप्शन हो गया प्ररोह, दूसरा ऑप्शन हो गया मूल या जड़, और तीसरा ऑप्शन हो गया, तीसरा है पत्ती, चौथा पुष्प। पत्ती और चौथा पुष्प कहाँ पाया जाता है ये, इसको बताइए। ऑर्किड में विलोमन जड़ें कहाँ पाई जाती है, विलोमन जड़ों के बारे में हम पढ़ाए हैं, और उसका कार्य क्या है, दोनों आप कमेंट करके मुझे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं। मैंने अभी आपको बताया जल पर तैरते, वायुतक के कारण मरोद्भिद जो जलोद्भिद जो है, जल में जो पाए जाने वाले पौधे हैं वो चलते हैं, वायुतक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं तैरते हैं, एरेनकाइमा के कारण। वायुतक क्या, एरेनकाइमा की तरह। ये भी एक तरह का क्या है हमारा, मृदुतक में ही आता है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है। शीर्षस्थ विभाज्योतक यानी कि एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू किसमें के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए है लंबाई में वृद्धि के लिए, बी है मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए कि बलकुट में वृद्धि के लिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, किसमें वृद्धि के लिए, लंबाई में वृद्धि के लिए। शीर्षस्थ जो होगा लंबाई में वृद्धि के लिए, शीर्षस्थ विभाज्योतिक ऊतक, और जो पार्श्वस्थ होता है वो मोटाई में वृद्धि के कारण। एक और क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी की अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जगदीश चंद्र बोस, GC बोस ने, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया कि पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन, जो पादपों में जो जल का लंबी दूरी होता है, कैसे जल जाता है, उसका अभिगमन का सिद्धांत जो है कौन दिए थे, जगदीश चंद्र बोसु ने। एक और क्वेश्चन है कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं, और कुछ भाग जैसे पत्ते और तनों की इस नम्यता के कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है। देखिए यानी कि टूटता नहीं है, यानी कि वह दृढ़ भी है, लचीलापन भी है। तो दृढ़ता और लचीलापन कौन प्रदान करता है। ऑप्शन है
मृदुतक, दृढ़ोतक, श्लोषूतक कि दारू या पुष्वाह, तो हमारा क्या हो जाएगा दृढ़ोतक। दृढ़ोतक क्या करता है कि पौधों को लचीलापन के साथ साथ हमारा दृढ़ता भी प्रदान करता है, यानी कि टूटता भी नहीं और लचीलापन भी होता है। किसके कारण? दृढ़ोतक, जिसको इंग्लिश में स्क्लेरेनकाइमा भी बोलते हैं। तो मैंने आपको पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एक चीज़ बताया कॉलेनकाइमा, तीनों के बारे में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में भी कई बार पूछ दिया है। तो इन सबको ध्यान दीजिएगा और आगे फिर अगले वीडियो में हम कुछ पढ़ेंगे और 2-3 वीडियो में आपका पादप और 2 वीडियो में पादप जूलॉजी खत्म हो जाए, बोटनी खत्म हो जाएगा। जूलॉजी तक कुछ इंटरेस्टिंग होता है, बोटनी थोड़ा सा बोरिंग होता है, इसीलिए मैंने इसको पहले पढ़ा दिया ताकि आपका एग्जाम जो भी आने वाला है उसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इससे अगर सवाल आते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।